आदाब, नमस्कार। आप सभी हजरात का मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में जो कि ड्रामेटाइज किया गया है दामाद के नाम से, जिसको पहचाना जाएगा, जाना जाएगा, और जो कि मबनी है शौकत अली थानवी के नावल पर, और जिसे पेश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब के माली ताउन से और आज़ाद वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, जिसमें हम तमामी हज़रात का और उन तमाम लोगों का जो इसमें शरीक हुए हैं और जो अपने किरदार से हमें महसूस भी कराएंगे, उन तमाम हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत ही इस्तक़बाल करता हूं। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान ख़ुसूसी जो कि मोहतरमा अचला बोस साहिबा, निर्देशक और डायरेक्टर, और जनाब राहत शेख साहब, एक्टर बॉलीवुड, और जनाब जमशेद रहमान साहब जो कि चीफ एडिटर अवामी अदालत से हैं, हम उनका इस्तकबाल करें, जिनके लिए मैं मोहतरमा मोनिका साहिबा को स्टेज पर दावत देता हूं कि वो आए और मोहतरमा अचला बोस साहिबा को शॉल देकर उनका इस्तकबाल करें। और आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आप सभी अपने हाजिरी का मुजाहिरा करें। हाजिरी मुकम्मल नहीं हुई है। शुक्रिया। अब मैं जनाब रहमान साहब, सदर आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशनल सोसाइटी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और हमारे मेहमान ख़ुसूसी राहत शेख साहब और जमशेद रहमान साहब का इस्तकबाल करें। हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहतरमा अचला बोस साहिबा, जनाब राहत शेख साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए।
और शुक्रिया हमारे मेहमान खुसूसी का जो हमारे साथ शरीक होने हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किसी भी नॉवेल को या फिल्म को निभाने के लिए या उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लिया जाता है। कभी टीवी स्क्रीन्स का, कभी स्टेज का। तो ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें स्टेज का सहारा हमने लिया है और अपने मुल्क में तमाम तरह के मुसन्निफीन गुजरे हैं, जिसमें शौकत अली थानवी साहब भी कमाल के मुसन्निफ थे और उनकी एक नॉवेल दामाद पर ड्रामेटाइज किया गया ये मुकालमा या ड्रामा आपके सामने हमारे कुछ कलाकार पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। किसी भी मूवी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको आवाम के सामने लाने के लिए तमाम तरह की मेहनतें की जाती हैं ताकि उस मेहनत को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस नॉवेल के तमाम किरदार को बखूबी पढ़ें, उसको जानें, उसको महसूस करें। तभी हम उस किरदार को आवाम के सामने पेश कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं और आवाम भी उस वक्त महसूस करेगी उसको। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। तो आइए मिलकर देखते हैं प्रोग्राम। शुक्रिया। इन लोगों ने तो मेरा बेसिक फोन कूड़े में डाल दिया है। न खुद इस्तेमाल करते हैं, न मुझे करने देते हैं। बेटा नींद बेटा। जी अब्बा नवाब। ये देखो इस फोन में क्या हुआ। अरे अब्बा नवाब, इसमें चार्जिंग तो 0 है, तो फोन कैसे लगेगा? हमें क्या पता चार्जिंग क्या होता है। हमारा बेसिक फोन लाके हमारे कमरे में रखो। ठीक है, मैं इसे चार्जिंग में लगा देती हूँ, आपकी बात है। अब्बा नवाब, तुमको ही फोन लगा रहा है। अरे अब्बा नवाब, मैं मॉर्निंग में गया था किताब खरीदने के लिए
और रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई। उसी को ठीक करते करते मैं तो पसीना पसीना हो गया। अरे बेटा कार ले जाया करो ड्राइवर के साथ। अरे नहीं है बाबा, वहाँ तो इतनी भीड़ होती है कि इंसान का निकलना मुश्किल हो जाए। कार ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ ये बात बदल नाश्ता करो। जी जमील मियाँ, जमील मियाँ। गुरु फरमाइए, हुक्म कीजिए। खाना तैयार होने में भी आधा घंटा लगेगा। तुम लोग क्या करते रहते हो? खानसामा को बोल के मसूद के लिए नाश्ता लगाओ। कब कर आया वो खाओ। ये बहुत अच्छा हुआ। वकील साहब आए। वकील? कौन वकील? जमील मियाँ, नाम से पूछ लिया करो। हुजूर वो कोई जेके पवार है। कौन? जितेंद्र पवार? अरे बुलाओ ना, जल्दी अंदर बुलाओ। हुजूर अभी आए। आइए हुजूर आइए, ये रहे नवाब साहब। नवाब मुमताज मेरे दोस्त, अफसोस पवार। कैसा है भाई? एकदम बढ़िया, प्लीज तशरीफ रखिए। और बताइए नवाब साहब। काफी अरसा हो गया आपसे मुलाकात ही नहीं। कहाँ रहे? कई बार श्रीवास्तव से बात करी आपके बारे में। अरे नवाब साहब, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट के केसों में उलझा रहता हूँ, इसीलिए वक्त नहीं मिलता। हमारे दोस्त श्रीवास्तव जी, उनसे हमारे बारे में बात हुई, तो इसीलिए आपसे मिलने चला आया। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे घर तशरीफ लाए। आज तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है किस तरह से आपने खान साहब को तलाक कराया मामला। अरे भाई, मैंने फ्री में तो नहीं किया, इसकी मैंने आपसे फीस भी ली। देखो भाई वकील साहब, बिजनेस एक तरफ और वकालत एक तरफ। बिजनेस का एक भी पैसा मैं छोड़ता नहीं। अरे भाई मैंने कब मना किया ना उस वक्त। अरे खान बहादुर, उसकी बेगम को तलाक दिलवाना और उसकी दौलत का वारिस आपको बनाना, क्या ये कम मेहनत का काम है? आप भूल गए नवाब साहब। नहीं पवार साहब, बिल्कुल नहीं हुआ। अरे वाह, आप कम हो, चार्ज हो गया। बेटी दी, इनसे मिलो। ये हमारे वकील हैं। आजा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये आपकी साहबजादी है ना? जी हाँ, कब की आपने शादी? जब आपने खान साहब का तलाक कराया। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। जनाब बेगम साहिबा कहाँ है? नींद के पैदा होते ही वो चल बसी। अल्लाह प्यारी हो गई। तब से मैंने नींद को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर करवाना चाहा। तो अब दूसरी शादी कब कर रहे हैं? अब तो इस उम्र में अल्लाह के पास जाने की तैयारी कर रहा हूँ। साथ में मैंने एक बच्चे को भी गोद दिया, जिसकी पढ़ाई और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अभी मैं आपको उससे दिलवाता हूँ। जमील मियाँ, जमील मियाँ। हुजूर फरमाइए, हुक्म कीजिए। जरा मसूद मियाँ को भेजो। जो हुजूर हुजूर आशा। देखिए तो मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, लिखाया और उसकी परवरिश करी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी नींद के लिए एक दामाद की जरूरत है, और वो भी जो है। और वो मुझे मसूद के रूप में मिल गया। अब मैं चैन से नहीं। हाँ नवाब साहब, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करते। जी बनवा, आपने बुलाया? मसूद बेटा, इनसे मिलो। ये हमारे वकील जी आदाब। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे भाई, और अब तो मेरा एल भी पूरा होने वाला है। बहुत खूब बेटा। मसूद बेटा, इनकी शागिर्दगी में आ जाओ, ये सब ठीक कर देंगे, बहुत बड़ा वकील बना देंगे। जी जरूर। अच्छा तो नवाब साहब, अब इजाजत दीजिए। नहीं पवार साहब, जमील मियाँ, पवार साहब ने नाश्ता लगाओ। अरे नहीं नहीं नवाब साहब, अभी जाने दीजिए, बहुत जरूरी काम है, दोबारा फिर आना होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं, देखिए अगली बार खातिरदारी का मौका जरूर मिलेगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है नवाब साहब।
जमील मियां, जमील मियां, फरमाइए हुजूर, क्या हुक्म है? पानी। हुजूर अभी लाना पानी। हुजूर पानी। मेरी दावा, बाबू बैठा तुम लोग, बैरा बाबू, बाबू बैठा तुम लोग। बैरा बाबू। क्या हुआ हुजूर? मेरी दावा, मेरी दावा। हुजूर दावा, क्या हुआ हुजूर आपको? हुजूर, क्या हुआ हुजूर? हुजूर, क्या हो गया हुजूर आपको? शहजादी वीर। मसूद मियां, देखो नवाज साहब को क्या हो गया? अब्बा नवाब, नवाज साहब, अब्बा नवाब, अबे नवाज, अब्बा नवाब, अब्बा नवाब, मसूद, अब्बा नवाब तो छोड़ क्यों नहीं रहे? अब्बा नवाब, अब्बा नवाब, अब नवाब अपने बोलेंगे नहीं, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। आप हम लोगों को छोड़कर चले गए अब्बा नवाब, अब्बा नवाब, अब्बा नवाब। सारा काम हो गया है। आपके मुताबिक गरीबों को खाना खिला दिया गया है और आपने जो पैसे दिए थे वो गरीबों में तकसीम कर दिए गए। ये रहा उनका हिसाब। साहब लेकिन क्या? रिटायर की करवा दें? मिस्टर फारूक तो आज आए नहीं हैं। कोई बात नहीं, कल करवा दीजिएगा। छोटा मुंह बड़ी बात। नवाब के मुताबिक जिसने मसूद को पाल पोस कर बड़ा किया था उसके हिसाब से अब आपको निकाह कर देना चाहिए। हम सब यही चाहते हैं कि इस घर की खुशियां वापस लौट कर आ जाएं। आज भी मैं मसूद को दिल की गहराई से चाहती हूँ और उसी से आपका निकाह होगा। ठीक है ना बीबी साहिबा? जैसा आपको सही हो। चलो तैयार है, आइए।
कि बेगम साहिबा कौन थी? अरे नींद तुम सोकर उठे, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? नागवार गुजरा होगा, मगर मेरे सवाल का जवाब दो, कि थी कौन बेगम साहिबा? तला थी। ताला, वो क्या होती है? मेरी खाला की बेटी है। बनारस से खालू जान का तबादला लखनऊ हो गया है। आज सभी लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ पहुंचते ही सीधा मेरे पास आती है। अजीब सरकारी लड़की है। किसी से इत्तला करा देती तो मैं खुद ही समझ जाता। अब जनाब कब पहुंच रहे हैं? अपनी खाला की लड़की के यहाँ, जो लखनऊ पहुंचते ही सीधा जनाब के पास तशरीफ किया। जाना तो चाहिए था। इसके साथ खालू जान की खैरियत के लिए। और उसका डैडी में आता मुंबई से जरूरी फोन आने वाला है। तो बस उसी पे ध्यान लगा रहा था। काश जैदी साहब को मालूम होता कि उनकी इस हुक्म की तामीर में जनाब के कितने बेताब जज्बातों का खून हो रहा है। बेटा उसका वो कैसे? मसूद मुझे बेवकूफ न बना। मैं सब देख चुकी हूँ। जिस दुलार में तुम उस साहबजादी के शाने पर हाथ रखे थे और उसे पहुंचाने बाहर तक गए, और वापसी में जो चमक तुम्हारी आंखों में नजर आ रही थी वो देख चुकी हूँ। कमाल करती हुई मैं बता चुका हूँ कि वो मेरे खाला की बेटी थी। मैं खूब जानती, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? इसके सीधे मनाज़िर जिनका मैं मंजर देख चुकी हूँ। फिर वही बात, आखिर तुमने ऐसा देखा ही क्या है? इतने दिनों की बिछड़ी हुई थी जो मुझे अपने जिंदा अजीजों में सबसे ज्यादा अजीज करती है। जाहिर सी बात है कि वो मुझे मिली तो हम लोग एक दूसरे को देखकर खुश हुए। यही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इन सबको सबसे ज्यादा अजीज रखते हो, वो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज रखती है। तुम दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर क्यों? तुम्हें मालूम है कि मैं क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर मुझे मालूम होता तो ये बात मैं ना पूछता नहीं। मैं आपको इस कदर मासूम तो नहीं समझती कि आप ये भी ना समझ सके कि मैं ये क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये बात तो मैं जानता कि आप में बर्दाश्त करने की कुव्वत एक सिरे से है ही नहीं। फिर ये सवाल ही कैसे पैदा हुआ? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि आपको उस लड़की में दिलचस्पी है। यकीनन है और होनी भी चाहिए। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता नींद की ताकत मेरे लिए क्या है। तो ये बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए। ये कोई ठगी छिपी बात नहीं है। वो अक्सर यहाँ आया करती थी। सिर्फ इस मरतबा हम लोग 4 साल बाद मिले हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ था ही नहीं। तालीमी सिलसिले से मैं तो बाहर ही रहा था। 4 साल पहले इस बेतकल्लुफी को बचपन कैसे टाला जा सकता था? आज वही बातें माने खेज बन चुकी हैं। क्या माने केस बन चुकी हैं? यही ना कि मैं तलब को अपने दिल के करीब रखता हूँ। मगर इसका आपको हक नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरा यह हक भी छिन चुका है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे इसका हक क्यों नहीं है? आप पूछना चाहते और जानबूझकर पूछना चाहते हैं तो सुनिए, आपको यह इसलिए नहीं है कि आपकी इस उल्फत की मुस्तहक मैं, सिर्फ मैं हूँ। क्या कह रही हैं? मैंने गालिबन ऐसी ज़बान में तो बात नहीं की कि जिससे आप वाकिफ न हो। पर मैंने कभी इस नुक्ते नजर से आपको पढ़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि सिवाय इसके और कोई नुक्ता नजर ही नहीं था। जी नहीं, सबसे बड़ा नुक्ता नजर ये था कि आप मेरी मोहसिन ज़ादी हैं। मेरे दिल में आपके लिए जगह हमेशा इसलिए रही क्योंकि आप उस शरीफ और अफस फैयाज हुसैन की बेटी हैं, जिन्होंने मुझे से गरीब के सर पर हाथ रखा और बाप से भी ज्यादा शफकत के साथ मुझे पाला। वो बुजुर्ग जिनकी मौत ने मुझे सही मानों में यतीम कर दिया। आपकी जवाबों की इंतकाल के बाद से मुझे तुम्हारी फिक्र है कि तुम्हारी शादी किसी ऐसी जगह करो ताकि अब्बा न आपकी रूह को सुकून हासिल हो सके। जैसा हम इसी नुक्ता नजर से किया गया था ये। मसूद, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुझे क्या मालूम था तुम जैदी को इसलिए यहाँ लाए हो? मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा दोस्त समझकर इग्नोर कर रही हूँ। मगर अब इस घर में उसके लिए कोई जगह ना होगी। तुम्हारी इस पूरे घर में तुम्हारा एहतियात हासिल है नहीं, पर मैं तुम्हारी आज की बातों को सुनकर हैरान हो गया हूँ। और मैं हैरान हूँ कि तुम ये भी ना समझ सके कि अब्बाजान को तुम्हें यहाँ लाने, तुम्हें दिलखोजी से पढ़ाने और इस मोहब्बत से परवान चढ़ाने की नीयत क्या? ये तो कोई ऐसी पेचीदा बात ना कि तुम इसे समझ भी ना सके। नियत का इल्म सिर्फ खुदा को हो सकता है नहीं, पर यह भी तो मुमकिन है कि बगैर किसी खास नियति के महज एक नेक नियत हो मालूम की नियत का इल्म बेशक सिर्फ खुदा को होता है, मगर मैंने यहाँ जो कुछ कहा है
मुझे पहले से इल्म होता तो मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को अब से पहले, बहुत पहले रफा कर सकता। यकीनन गलतफहमी है, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें अपनी बीवी की नजर से देखा ही नहीं। पापा नवाब फरूक के सफाकत के ये माने नहीं हो सकते कि उनकी नाज़ नज़र में मैंने अपनी हकीकत ही बुला दी। मैं गरीब बाप का गरीब बेटा था, खुशकिस्मत था कि अब्बा जैसे मरूम इंसान मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए, जिससे मुझे अच्छी तालीमी के मौके हासिल हो सके। पर इसका एक कतई मतलब नहीं था कि मैं गोया खरीदा गया था और इस तरह का गवाह बन सकूं। नील, मुझे अब्बा नवाब महरूम पर प्यारी तोहमत मालूम होता है। जब कभी कभी से नस्बत आई, अब्बा नवाब ने यही कहा, लड़का घर में ही मौजूद। काश कभी मेरे सामने कहा होगा, उन्हें यकीन दिला सकता कि गरीब का रहना जुर्म नहीं, पर गरीब का बिक जाना जुर्म है। इसमें गुर्बत और इबारत का क्या सवाल है? यकीनन सवाल है नील, क्योंकि यही तो चीज़ें जाती हकीकतें हैं। हाँ, हकीकतें हैं। मुझसे दामन बचाने और अपने को अपनी उस तलब के लिए आजाद करने के सब बहाने। अगर तुमको मेरी नहीं तो मुझको भी तुम्हारी फिक्र क्यों हो? वो तो सिर्फ अब्बा जान की खुशी थी, वरना मैं कोई ऐसी इंगेज नहीं पड़ी कि अपने को खामखा किसी के सर पर मरती रहूं। मुझे गलत ना समझो नील। आप क्या गलत समझते? उधर तो गलत ही तो समझती रही। तुम्हारे लिए ज़ैदी के इंतज़ाम में पूरी नेक नियतें शामिल हैं। जनाब का शुक्र, मुझे न जनाब की जरूरत है और न ही उस बेवकूफ सौदागर बच्चे की। मेरा बाप मेरे लिए इतना छोड़ गया है कि मैं ज़ैदी से ज्यादा अच्छे किस्म के जानवर खरीद कर सधा सकती हूँ। तो गोया, क्या ये तुम्हारा कतई फैसला है कि तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं? बहैसियत सरपरस्त की मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। अच्छा, तो कभी मेरी जरूरत पेश आ जाए तो महज अपनी जिद की वजह से तकलीफ ना करना। मैं तुम्हारे वालिद का बहुत एहसानमंद हूँ और उनका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खुदा हाफिज़।
ये बताएं, मेरा टेलीफोन तो नहीं आया? जी नहीं, कोई नहीं। अरे मैंने आपका टेलीफोन नंबर अपने सारे कारोबारियों को दे दिया था कि कहीं मेरा मोबाइल नंबर ना मिले या गुम हो जाए तो वो आपके टेलीफोन नंबर पर कॉल कर ले। असल में मेरा कारोबार का बिजनेस है। बात ये है कि मुंबई में बहुत कारोबार है मेरे। जैदी साहब, मुझे आपके कारोबारी मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिजाज में की शक्ति और चिड़चिड़ा साहबजादी में कैसे आया? शायद जैदी इसका सबब हो सकते हैं। वैसे बहुत बुरा वाकया है। महबूब साहब यहाँ से चले गए मगर उनको हर वक्त दौलतमंद बात की खुद मत डालो, कहीं खुद को नुकसान न पहुँचा बैठे। जिसकी तलाश मुमकिन ना वो बेशुमार खतरा से इसमें सबसे बड़ा खतरा खुद उसकी दौलत थी। इतनी दौलत अल्लाह मिजाजी कैफियत के यार, न जाने खुद पर लड़की क्या कर बैठे। अरे जैदी से इसको मालूम नहीं होता था क्यों साहबजादी ने इसके साथ क्या सलूक किया। जाहिर है ऐसा ही सलूक किया होगा जिसने जैसा इंसान नींद के आने में हमारा और चंद ही दिनों में अपना बढ़िया बिस्तर बांध किसी होटल में पड़ा और जब तमाम उम्मीदें खत्म हो गई तो मुंबई चला गया। चलो तो क्या है, काम करते हैं अपना। तो इधर तो नहीं तो साहबजादी जाते क्यों हो? मेरा जमीन बार-बार ये कह रहा है कि नीर ने अपने आप को इस आजमाइश में मुब्तला कर लिया है। कभी हश्र के दिन नवाब साहब मेरा गिरबान पकड़ेंगे। मुझे तो जैदी बेचारे पर तरस आता है। बहुत मैंने इस तकदीर में भुगतकर रहकर काट कि शायद अब नहीं बुला कि शायद अब आएगा। काश नीर ने जैदी की कद्र की हो। सलाम शुक्र सरकार। अरे भाई सलाम, आओ भैया इधर निकलो।
सन्नाटा कर दिया है हुजूर ने कि अब मैं क्या करूं। अरे जी, तुम बात सुनाने के लिए इंसान हो, तुम पर तो हमारा बड़ा एहतराम है। आप जानबूझकर ऐसे बातें छोटे को मत कहिए। आप तो जानते हैं साहबजादे का मिजाज। सिर्फ मेरे समझने से क्या होता है, थोड़ा साहबजादे भी तो सुने। और हुजूर 100 बातों की एक बात तो ये है, जब आप ही उन्हें कुछ ना समझा सके तो भला है कोई माई का जो उन्हें कुछ समझा सके। वैसे रंग क्या है आजकल? तुम बेटे रंग है हुजूर, अगर काम नहीं करती हुजूर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वैसे दुनिया की जाने की बात तो हो चुकी होगी। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। और तो हाथ में कहता हूँ वो चलो बेचारे के साथ क्यों वही थे जो इतने दिन रह लिए। खाने की मेज पर उनको जाने की इजाजत ना थी, कोठी के अंदर भी नहीं जा सकते थे, बस बाहर के कमरे में बड़े बड़े सूखा करते। चाय नाश्ता खाना सब उनको वहीं मिटाया करता था हुजूर। हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि एक मेहमान के साथ ऐसा सलूक उस बाप की बेटी ने किया है जिसकी मेहमान नवाजी की धूम हुआ करती थी। हुजूर मैं क्या करूं, कि खाने से मीठा चाय का नाश्ता कम कर दिया जाए। आदमी में तो बस दाल चावल खा के बेचारे और हुजूर जिल्लत है ये सब कुछ तो इसलिए कि वो मेरा दोस्त है। बस अब क्या हाल है? अब तो रंग ही कुछ और है हुजूर। ये रंगूर जाने की जगह से पड़वा लिया है। रंगूर, ये तुम क्या कह रहे हो? हुजूर सब कुछ संभाल एक दिन बीवी सलवा मोटर पर नीचे बैठा है। समझा कि नया नंबर होगा। वो भी मुझे खुद हुआ कि पहले से नाई में शुरू करके इसकी 1000 का बताओ। ये उठा इसको खुश लग रहा कि मेरे सामने पेश करो। लेकिन हुजूर ऐसे ही उनको सामने पेश किया गया तो उन्होंने आप ही कमरे को सर्च किया। यानी मेरे कमरे में? मेरा कमरा कहाँ से आया? वो लेकिन रात के कमरे में रहता है। वो लड़ाई होती है क्योंकि हम मैं क्या कहूँ लड़ाई होती है। अच्छा फिर? वो इतनी बात पूछा करता है, समझ में नहीं आता उसके साथ हम लोग क्या क्या सुलूक कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें पता लगा कि वो कौन है, कहाँ रहता है और फिर क्या कैसे लग गया? एक मतलब मेरे कमरे में आया और मुझसे पूछा ये है बात। वो कहने लगा कि कोई मजनून जेल से छूट रहा है। मुझे समझ में नहीं आता वो कहाँ जाए, क्या करे। ये तभी साहबजादी मुझसे मोटरसाइकिल और पेट्रोल खत्म हो जाने से उनको मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। फिर वो उसकी मदद से कम से पेट्रोल मंगाया, उसके हालत सुन उसको अपने साथ ले आई। आप बात मत पूछिए, वो क्या मैं बताऊं, एकदम बेवकूफों वाली हरकतें सारी इसकी होती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे भाई सुना, ये क्या खबर लाए? मैंने कहता था कि जो कुछ कहती है वो करके भी दिखा सकती है। वो वाकई किसी जंगल से किसी एक पागल आदमी को लेकर आ गई है। इसे उस कमरे में रखा गया है जहाँ पर मैं रहता हूँ और आजकल उसकी चम की मरम्मत हो रही है। ऐसी उसकी मरम्मत नहीं हुजूर, सुबह से उसकी वो बनती है कि वो याद करता होगा। सुबह उसके हाथ में दे दिया जाता है दाढ़ी बनाने का सामान और साहबजादी ये होती है हंटर लेकर। आप बनाओ दाढ़ी अपने हाथ से। सच में क्या दिमाग पूरी कर गया है। फिर दाढ़ी बनती है, फिर दूर दाढ़ी जब भाग बनाएगा तो बस ऐसे सेव करता है कि सारा चेहरा लहू लुहान हो जाता है। उसके बाद उसको गुस्ल कराया जाता है। उसकी कराए जाने के बाद उसको आदमी के कपड़े पहनाने के बाद उसको टाई मारने का सबक दिया जाता है। यानी वाकई टाई बांधने का सबक भी एक ही रहा।
हुजूर, बहुत पीता गया है, उसकी तो चाय किसी तरह बदलती ही नहीं है तो हुजूर, बड़े बदलने के बाद उसको चाय पीना सिखाया जाता है, फिर आ जाता है इसको मास्टर जो इसको पढ़ाता है हुजूर। राजा क्या है वाकई में तो वही जिसका आपको हमेशा था। नहीं गलत, मुझे इस हद तक अंदेशा ना कि तो नीर ने वाकई कमाल कर दिया। और फिर क्या होता है तो हुजूर, जैसे बढ़ने के बाद मेरे साहबजादे उसको सब क्या कराते हैं, खाने का होता है तो खाने पर तालीम ये साथ से काटा पकड़ो, ये है साथ से छुरी, यूं काटो यूं खाओ। तो हुजूर कभी कभी वो छुरी मुंह में ले जाता है और उसकी जुबान चढ़ता है, तो कभी कभी काटा हाथ में और खाना प्लेट में, उसकी वो मरम्मत होती है हुजूर, वो भी क्या कैसा होता है ये हम अच्छा ये बताओ कि वो कभी कुछ बेतकल्लुफी भी करता है, उसकी क्या पता हुजूर, उसकी तो जान निकलती है साहबजादे को देखकर। अब कभी वो नफ्स से चुल्लू से पी रहा था, अचानक साहबजादे वो अंदर बचते हैं, उसको अंदर बचते हैं हुजूर, उसकी तबीयत बड़ी हो गई होगी। अच्छा एक बात तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये तो अब हैरान है हुजूर, आपने तो हाथ पे रखी बड़े नए सिलवाए और अब तो ये मेरे को लगेगा कि इसकी देखभाल के लिए ये मुबारक हो और इस लड़की जा रही है। जी हाँ, एकदम ये तो साहबजादी में वो कह रही थी कि इसको जितनी जल्दी एक्टिव बना दोगी उतना ही ज्यादा इनाम दिया जाएगा। अजीब से पूरी लड़की पूरे के पूरे घर को अजायब खाना बना कुछ पूछे नहीं हुजूर, हम नौकरों की मुसीबत में जान है, जब कोई बदतमीजी वो जानवर करता है तो हम लोगों की शामत आती है। और परसों रात को वो मेरे पास आई तो कहने लगा मैं वो ढूंढता हूँ, खाने को दे दो। खाते पता रात के बाद दूर अब तो नहीं जाता होगा, किस्सा पे भरता है मुझे बिल्कुल अरे का दवा दे सब पेट को भर जाए। जैसे ही वो एक रोटी के ऊपर दबा कर एक रोटी पूरे एक साथ घुसा दिया वो शामत आई है कि अल्लाह ने वो बंदा ने अरे भाई तो कह दिया होता कि आपका पालतू भूखा है, साहब तो कहती है कि भूखा ही रहने दीजिए, तो ये भी कहती है कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उस दिन क्या हुआ, चाय पी ले तो उसको चाय पीने की बात आ गई। आप जैसे ही वो चाय पिरस ले प्याली से पीने से वो उसको क्या तो उसने जाके चमचे से पीने का इरादा किया। आप समझ नहीं जाता देखो ऐसे पीते हैं चाय, तुम भी ऐसे आप उसको जो पीने का इरादा करता है तो आवाज आई साहब जाके ये कैसे गाता महाराज के हाथ में क्यों दिल मिला बेटा होगा हुजूर। सच में ये तमाशा है। इससे ज्यादा मेरा दिल चाहता है ये तमाशा देखने में। अच्छा ये बताओ कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो कौन है, कहाँ से आया है और नींद के हमको कैसे लगे? मजलूम है बेचारा और थोड़ा सा मुकदमा उसके चल रहा है और उसी दिन जेल से छूटा कहाँ जाती निकली से कोई गाड़ी पकड़ी पड़ी तो उसके बाद में किसी की मदद से पेट्रोल से भरवाया था तो उसकी हालत उसने को अपने साथ ले बस इतना ही पता है। जैसे नाम क्या है वो हजरात का तो खुदा बस ये सुना पर शहजादी असर सफाया से और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये सारा खेल गोया मुझे चलाने के लिए खेला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा मैं भी जिसको आपने सहारा देकर अपनी सत्ता में लाने की कामयाबी हासिल की। मगर इसके दिमाग की साख क्या है? अच्छा बात बताओ शक्ल और सूरत कैसी है? बताओ तुम्हारे सूरत बुरी नहीं है हुजूर, लेकिन कोई ऐसी नहीं है कोई गड़बड़ वाली बात का डर हो। नहीं भाई नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि कल को जब वो जानवर को इंसान बना लेगी और उसे अपने साथ पार्टियों में लिए घूमे फिरेगी तो वो कैसा नजर आएगा?
टीम ड्रामा खेल रही है और जितनी रफ्तार के साथ वो इस क्रिकेटर को तैयार कर रही है वो सफल भी जरूरी होगा। यही तो एक खास बात है कि वो अपनी धुन की बाकी जो सोचती है बस सुन। आपका मतलब यानी असल में सोसाइटी में क्या बनाकर पेश करेंगे? अपना गोया यानी हाँ अपना इंतखाब अपना पसंदीदा दोस्त मगर क्या वाकई मुझे ताज्जुब हो अगर वो उसे अपना इंतखाब बनाकर पेश न करे। और ये सब कुछ महज ड्रामा होगा कि क्या? कार्टून ड्रामा असलियत से कोसों दूर और मकसद सिर्फ ये होगा कि उसके जज्बाई इंतकाम को तस्वीर हासिल हो सके। ये सारा खेल ये मुझे जलाने के लिए खेल रही है। काश उस हकीकी दुश्मन को ये मालूम होता कि मैं भला क्यों जलने लगा। अच्छा हुजूर, अब हमको जाने की इजाजत दीजिए, बहुत समय हो गया है। पता नहीं मेरी किस बात पर धुनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी। ठीक है भाई ठीक है, तुम ऐसे ही आते रहो, तुम आते रहोगे तो वहाँ के हालात मालूम होने लगेंगे। और ये अब फर्ज मेरा और तुम्हारा हम दोनों का है। आपका नवाब महमूद की रूह को सुकून हासिल हो सके। नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल आता रहूँगा हुजूर। ये लो। अरे नहीं हुजूर, इसकी क्या जरूरत है? अरे ठीक है हुजूर, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा आजकल इनकी साहबजादी नीति अजीब से किसका पंडाल कर रहे हैं, जिसमें नींद खुदा जाने कहाँ से एक इंसानी शक्ल का जानवर को करना है। वो जानवर साहबाना का इतने मकसूद और तरफ को करा दिया। आजकल से बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है ये खुदा बदमाश, जिसका नाम सजादुद्दीन ने असलम रखा है। असलम असलम, अरे असलम साहब, अरे खुदाबख्श साहब। जब मैं इसका नाम असलम रख चुकी हूँ तब तुमने इसे खुदाबख्श कहा कैसे? वो बीबी पहले मैंने इन्हें असलम कहा, अभी जब ना बोले तो असलम साहब कहकर पुकारा, और जब फिर भी ना बोले तो मैंने खुदाबख्श कहा। हुजूर क्यों जी, क्या नाम है तुम्हारा? जी खुदाबख्श। खुदाबख्श नहीं, असलम। खुदाबख्श नहीं, असलम। फिर क्यों बोले तुम खुदाबख्श का नाम पर? खबरदार जो तुमने अपना नाम खुदाबख्श समझा, तुम्हारा नाम असलम है, समझे मिस्टर असलम? क्या नाम है तुम्हारा? जी खुदाबख्श। अरे नहीं वो असलम। हाँ शाबाश। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो क्या कहोगे? असलम। और क्या? अच्छा इधर तो आओ। ये तुमने कान के पीछे क्या रखा है? बदतमीज आदमी, तुमने बुझा हुआ सिगरेट कान के पीछे क्यों लगाया है? मैंने तुम्हें कीमती सिगरेट के डिब्बे इसलिए मंगा कर दिए हैं कि तुम बुझा हुआ सिगरेट कान के पीछे लगा रहे हो। क्यों लगाया तुमने बुझा हुआ सिगरेट कान के पीछे? और तुमने भी सहमत को नहीं समझाया कि बुझा हुआ सिगरेट कान के पीछे नहीं बल्कि ऐसे भी बुझाते हैं। हुजूर, नाकी मैंने मेरे सामने सिगरेट बुझाई तो नाकी मैंने कान को लगा के दिया, और इस सिगरेट जलाने के लिए किचन की तरफ जा रहे थे तो मैंने इन्हें समझा दिया सिगरेट एक आंख से नहीं या से की आंख से सुलगाते हैं। हुजूर देखो असलम, अब न देखो मैं बुझा हुआ सिगरेट तुम्हारे पास। सिगरेट जब भी बुझ जाए तो एस्ट्रे में डाल दिया करो। एस्ट्रे जानते हो? जानता क्यों नहीं? जाओ लेकर आओ एस्ट्रे जल्दी से, चलो जल्दी करो। ए यू, ये तो किचन की तरफ क्यों जा रहे हो? एस्ट्रे किचन में मत आए, जाओ जाकर अपने कमरे से लेकर आओ। जब तक तुम सब मिलकर इसको तमीज नहीं सिखाओगे ये कुछ नहीं सीख पाएगा। सीधे तो इसके कुत्ते का भेजा करती है, दिन भर भौंकना पड़ता है इसके पीछे। ये भी आपको कैसे
समझाऊं, कितना समझाता हूँ इसको। ये तो कहता है ये सिगरेट उसकी मर्जी की है ही नहीं, तो बस बीड़ी पीना चाहता है। खबरदार जो किसी ने उसको बीड़ी दी, उसको सिगरेट ही पीनी पड़ेगी। अगर मैंने उसकी बात नहीं देखी तो तुम लोगों के खाए नहीं। खम्बा, ये क्या आ रहा है? ये ऐसे मैंने तुमसे कल तुम्हें दिन भर मैंने समझाया था कि एस्ट्रे क्या चीज होती है और उसे क्या चीज क्या काम करते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये एस्ट्रे है। अरे असलम साहब, ये तो गुलदस्ता लगाने की चीज है। इसको तो वो होता है जो सिगरेट खाते हैं, सिगरेट। तुम जाओ कमरे से एस्ट्रे लेकर आओ और इसे बताओ एस्ट्रे क्या चीज होती है। देखो असलम, अब मैं देखूंगा बुझा हुआ सिगरेट तुम्हारे पास। सिगरेट जब भी बुझ जाए तो डिब्बे से नया सिगरेट निकालोगे और सुलगाओ। समझ गए? क्या समझाया मैंने तुम्हें? अब जब भी सिगरेट पीऊंगा मैं सिगरेट निकाल कर ही सुलगाऊंगा। हाँ, कोई परवाह नहीं। सिगरेट खत्म हो जाए तो और आ जाएंगे। ये है अच्छा अच्छा, ये है ऐसे। ठीक है, समझ गया। ये तुम्हारी जेब में क्या है? ये क्या है तुम्हारी जेब में? जी कुछ नहीं। गीला है क्या? छोड़ दो। भागते क्यों हो? पकड़ो इसे। अरे छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा? छोड़ो छोड़ो। दिखा 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 दिखा। अब मैं देखने दो बाबा। छोड़ो मुझे। अच्छी खासी जेब का सत्यानाश कर दिया है। ये क्या है? डबल रोटी। वाह साहब वाह, वही है। सुबह से डोली में रखी हुई डबल रोटी आखिर जमीन खा के ये आसमान निकल गया। ये क्या? डबल रोटी? ये क्या बदतमीजी है? तुम अपनी चोरियों से बात क्यों हो? आज सुबह ही मैंने तुम्हें सबके साथ बिठा के नाश्ता कराया था। अगर भूखे रह गए थे तो नौकर से कह देते, ये तुम्हें यही डबल रोटी सेक कर तुम्हारे कमरे में दे देता, स्लाइस काट कर तुम्हारे कमरे में पहुंचा देता। पर तुम अपनी चोरियों से बात नहीं आओ। रुको, मैं अभी तुम्हारी खा अरे हटाओ, आज बढ़ाता हूँ, अब नहीं करूँगा। नहीं करूंगा मगर चुनाई क्यों? क्यों चुनाई तुमने ये डबल रोटी? अब नहीं चुनाऊंगा, तो दूर हुआ, कान बढ़ाता हूँ। स्टॉप करो इसे मत कीजिए और इसको फिर घुसाओ नाश्ता। जाओ जाकर टेबल पर नाश्ता लगाओ और फिर से नाश्ता घुसाओ। माँ बीवी साहिबा, अब नाली के कीड़े को इस दान में रखिए तो मत जाएगा जल्दी। बस बंद करो। मैं इसके फरिश्तों को भी आदमी बनाकर रखूंगी। इसे आदमी बनना पड़ेगा। दीदी, क्या कर रहे हो? ये खांसी कुत्ते की तरह से क्यों बुझा रहे हो? इंसान की तरह नहीं बुझा सकते सर? बताओ इसे, साहब लोग सर कैसे बुझाते हैं? अरे असलम साहब, साहब लोग अव्वल रहते सब बुझाते ही हैं, पर थोड़ी बहुत बुझले हुई भी तो सब टक्कर लगते हैं। और उससे भी ज्यादा बुझली हुई तो बाल बुझ करने के बहाने हाथ से ऊपर ले जाकर चुपके से बुझा भी लेते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर तुम एक एक बात इसको समझाते रहो तो मुझे ही तो अपना सर नहीं खपाना पड़ेगा। अच्छा जाओ, जाकर नाश्ता करो और तुम जाओ जाकर अपनी किताब लेकर आओ। सबक याद हुआ तो चाय मिलेगी, वरना अब मैं तुम्हें पेट की मार दूंगी। जाओ जाकर किताब लेकर आओ। देखो जल्दी आना, बैग मत जाना। हो जाएगा बीबी, अरे नई नई बात है, कराया हुआ है गिरे। सब बोलो बस। दिमाग में कोई बात याद ही नहीं होती। ठीक है, ये बेकार की बात होगी, इनको तो वही मेल साहिबा आकर ठीक करेंगी। वो कमबख्ती एक हफ्ते से पहले कहाँ है? ये आएगी ना? आओ, जरा आओ, बैठो इस कुर्सी पर और तुम जाओ जाकर नाश्ता लगाओ। मिस्टर असलम भूखे हैं, लेकिन अगर इन्हें सबक याद नहीं हुआ तो फिर इनका फायदा। जाओ जाकर नाश्ता लगाओ। अपनी तरफ करके खोलो ना किताब, पढ़नी तुम्हें है या मुझे? खोलो। हाँ पढ़ो, क्या पढ़ा था मैंने तुम्हें? एक रेड रन, एक छोटा आदमी। हे चंपा, ए माने नैन, फैट माने फैट माने मोटा, मैन माने आदमी, एक मोटा आदमी। आगे बढ़, क्या पढ़ाया था मैंने? ए माने CAT कैट, कैट माने बिल्ली, MAN मैन। बकवास बंद। मैं अब उत्तर नहीं पूछ रही हूँ, मैं सबक सुन रही हूँ।
FAT फैट, फैट माने मोटा, आप फैट मैन, एक चूहा आदमी। एक चूहा आदमी, चूहे का मत, इसमें चूहा कहाँ से आया? ठीक से पढ़ा, खोल के पढ़ क्या लिखा है? एक फैट मैन, एक चूहा आदमी। अल्लाह, इसमें चूहा कहाँ है? चूहा कहाँ है? चूहे की अंग्रेजी क्या होती है? RAT रैट, रैट माने चूहा। आगे पढ़ो। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। तुम यूं ना मानो, हाँ? अब मुझे अपना घंटे उठाना ही पड़ेगा। पढ़ ठीक से। अरे अभी बोलता हूँ। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, रैट माने मोटा। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, RAT रैट, रैट माने? RAT रैट, रैट माने रैम। और? CAT कैट, कैट माने बिल्ली। फिर क्या लिखा है? RAT रैट, रैट। मैं मारते मारते खाल लेट हूँ। कल पूरे दिन तुझे मैंने याद कराया था, फिर भी तुम कोरे के कोरे ही हो। RAT रैट, एक चूहा, एक मोटा चूहा। एक मोटा चूहा। फिर? BAT बैट, बैट माने बैट। पहला बाबू। चाय लगा दी है। चाय लगा दी है, जहन्नुम में गई चाय। इस कमबख्त ने तो मेरा भेजा खाली करके रख दिया है। कल दिन भर इसको रटाया था, इसको कुछ याद ही नहीं हुआ। पर मुझे भी कसम है, जो मैं इसे कुछ खाने को दे दूँ। तुम यहीं बैठो और यहीं बैठकर सबक याद करो। अगर सबक याद नहीं हुआ तो तुम्हारा फाका। और तुम यहीं रहो, इसको सबक याद करो। अगर इसे सबक याद नहीं हुआ तो अब मैं इसकी खाली उजड़ दूँ। RAT रैट, रैट माने चूहा। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। याद कर लो यार भाई, अगर बीबी साहिबा को गुस्सा आ गया तो मारते मारते चूहा बना देगी। अजीब जबरदस्ती है यार, पीछे ही पड़े हो। देख बीवी है उसका, बदन टूट रहा है मेरा। फिर भाई बीड़ी, अजीब बात करते हैं यार। बड़ी अजीब किस्म की मिट्टी में बने हुए हो तुम ये। यार ये सिगरेट तो ना जाने से काम करने का है। हो तो देखो, दो दम लगा लूं, बदन टूट रहा है मेरा। मालूम हो गया भैया, तुम्हें तुम्हारी मौत में घेर रखा है। पढ़ता होगा भैया कि मैं बताऊंगा कि बीवी अरे नहीं, अभी बोलता हूँ। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। अरे यार ये बताओ, मुझको पढ़ा क्यों रहे हो बेफिजूल बिना हक के? बाहर तेरी यदि उस्ताद पढ़ जाओगे तो मजे करोगे। बाहर तेरी शान, ये हजारों हजारों रुपए के कपड़े। अरे यार मेरा तो दम घुटा जा रहा है इन कपड़ों में। ना तो आदमी चैन से बैठ सके और ना तो आदमी चैन से लेट सके। और ये टाई गले में कांची का फंदा है एकदम दर्द देने की। ये क्या किया हुजूर? खोलना लिखता है। अब देखो मैं पढ़े की बेभाव नहीं हूँ और तुम भी याद रखोगे। खैर से तो कम जल्दी। दम घुटा जा रहा है मेरा। तो मैं यार अभी मानता हूँ। क्यों पड़े हम गरीबों के पीछे? बात लो ना, बीबी साहिबा आती होगी। अरे अभी वो आगे तो हम लोगों की शामत आएगी। बस बस वो आ रही है। अभी मानता हूँ, अभी मानता हूँ। ये लो टाई बांध ली मैंने। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, रैट माने चूहा। CAT कैट। याद किया था? जी। और ये क्या? ये तुमने टाई क्यों खोल डाली? दम घुटा जा रहा था मेरा। दम घुटा जा रहा है। ये जो सारा जमाना टाई बांधे फिरता है, सबका दम घुटता है। बोल, क्यों खोली टाई? अभी अच्छी खासी टाई का सत्यानाश कर दिया है। बांधो जल्दी से टाई। अभी मानता हूँ। ये लो अभी मानता हूँ। अरे, ये तुम टाई बांध रहे हो या बिस्तर का गिरा लगा रहे हो? बस बस अभी मानता हूँ। भूल गया था मैं। भूल गया था? तुमने बिना मुझसे पूछे टाई खोली कैसे? क्यों खोली टाई? लाना जरा मेरा हट्टा डालो। अरे नहीं, अभी मानता हूँ, अभी मानता हूँ। मेरा हट्टा दिमाग खाली करके रख दिया। तुमने मुझसे बिना पूछे टाई खोली कैसे? क्यों खोली टाई? अभी मानता। जो लो। तुमने मुझसे बिना पूछे टाई खोली कैसे? बोल, इडियट बेवकूफ गधा।
और कांटे के हाथ में कांटा पकड़ने लगा और सिगरेट से जाने लगा। चेहरे नहीं लगाता है, अब तो उसके ऊपर सारा चेहरा लहू लुहान हो जाता। और सबसे खास बात तो ये है कि अब उसकी मरम्मत नहीं होती, इससे वो खाम खाम मजलूम और नींद बिना वजह तो अपना मजलूम नजर आया। इस रूबी बड़ी जहाँ निगाह वह बहुत जल्द तहत पहुँचे। वो असलम की बोलनी सी नहीं बल्कि एक हमदर्द सहेली भी साबित हो रही है। चलो भैया बड़े किचन में काम पड़ा है, निकाल के जल्दी जल्दी। हाँ मैडम, ये टाई मैंने खुद बांधी है। अब मैं टाई फिर से खोल के बांध सकता हूँ। अच्छा, कान किस दिखा जरा मेरे सामने? क्या मैं आईना देख सकता हूँ? बड़े शौक से। ये देख, इस तरह ये टाई खुली और इस गिरे को इस तरह खोला और यहाँ से टाइट कर दिया। शाबाश, ठीक है बिल्कुल। अरे वाह मिस्टर असलम, तुम मतलब बड़े काबिल हो रहे हो। असल इस बात पे क्यों हंसी नहीं? वो हंसी हंसो जो मैंने तुम्हें कल सिखाई थी। अच्छा, वो हंसी। यार ये तो ठीक ही हो जाएंगे मिस्टर, लेकिन उनकी भी कोई खबर है जिनके लिए ये सब कुछ आप कर रही हैं? जो ना कोई नहीं, और ना ही मैं उनकी कोई खबर रखना चाहती हूँ। मुझे ना खबर लेना चाहती हूँ। खबर लेना तो आप भी कमाल करती है ना बिल्कुल। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि आप बावजूद क्रिश्चियन होने के इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोलते हैं? मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और उर्दू हिंदी मेरे में रस बस गई। मगर आपको एक बात बताइए, आप इस तरह के इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ताकि वो मजहब बनकर मेरी सोसाइटी में जगह पा सके। सोसाइटी में आप उसको प्रवेश करना चाहते हैं? इसलिए कि आपकी और मिस्टर मसूद की सोसाइटी एक है और आप अपने साथ मिस्टर असलम को रखकर मिस्टर मसूद को चलाना भी चाहती हैं। चलाना नहीं बल्कि आईना दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारी हैसियत भी इस खाना बदोश से ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे मालूम है कि मसूद इस दुनिया में किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। इसको अपनी मोहब्बत का अंदाजा उसी वक्त हो जाएगा जब वो असलम को मेरे साथ देखकर अपनी रूह में कुर्ब पाए। शायद ऐसा हो सके नींदें भी मेरी ही तरह उड़ जाए। मुझे यकीन नहीं है ऐसा ही होगा। और तब कहने लगाऊंगी मैं अपनी जीत के परचम लहराऊं। असलम मसूद जितना जितना तड़पेगा मेरी रूह को उतना ही सुकून मिलेगा। माफ कीजिए, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकेगा। अलबत्ता अगर गलत ये कहती जो आप कह रही हैं तो मसूद साहब का वही हाल होता जो आप समझ रही हैं। लेकिन जल्दी चलिए साहब, असलम ने अपने ऊपर दवा गिराकर सारा बदलून गलत लेके रख दिया। कोई नहीं क्या गाड़ी का मंदिर सूबी गलती से गिर गया होगा। गाड़ी चलो। बस जानवरों को आदमी में कपड़े पहनाने का यही नतीजा होता है। कितना कीमती पतलून था। मिस रूबी की तरबियत और नीर की मजनूनामा कोशिश असल में हैरत अंगेज तब्दीली पैदा कर दी। असलम अब जानवर नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान बन चुका है। टहल टहल कर सिगरेट पीना अब कौन पहचान सकता है कि ये वही खुदा बख्श है जो मसूद की वजह से नीर बीबी अपने घर लाए हैं।
मिस्टर असलम को मिस्टर असलम बनाने के लिए नीर ने ना जाने कितनी जुल्म किए, उसमें इतनी जल्दी है ये बदलाव आ जाएंगे, लेकिन ये नीर की मजबूर कोशिश का नतीजा है। वो आ रही है। आप कब आए? ये तो आपके आने की धक्का हुई। आजकल बड़े कमिटमेंट्स रहने लगे हैं मिस्टर असलम आप। जी हाँ, मुझे कुछ जैसे महसूस होता है कि मैं खो गया हूँ, जैसे मुझे खुद मुझे से छिपा दिया गया। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आखिर हूँ क्या? बड़ी फलसफानाबाजी करने लगे हैं आप। मिस रूबी, आप कुछ भी कहें, मगर मैं वो नहीं जो मैं दिख रहा हूँ। मैं वो हूँ जो नजर नहीं आ रहा। मैं सब कुछ देख सकता हूँ और सब कुछ समझ सकता हूँ। मगर मैं अपने आप को समझने के लिए मजबूर हूँ, और इसलिए गौर करता हूँ क्योंकि मुझे गौर करने के काबिल बनाया गया है। आपने मुझे गौर करने के काबिल बनाया है और नीट ने मुझे गौर करने के लिए बनाया है। और मेरी आंखें खुलने के बाद अब आप ये देखना चाहती हैं कि मैं अपने आप को ना देख सकूं। नहीं, आप जरूर देखें। आपको यही तो मालूम करना है कि आपकी इस घर में हैसियत क्या है। शायद इस घर के मालिका के दोस्त हैं। इसको भी मैंने अपने आप को समझाने की तमाम कोशिशें की, मगर मेरे ख्याल से मैं शायद गलत हूँ। मैं इस घर के मालिका का दोस्त नहीं हूँ। आपको ये काम कैसे हुआ? क्या आपको मालूम नहीं कि नील के तमाम दोस्तों और लड़कों में समझा जा रहा है कि मैं गोया, यानी कि मेरा मतलब है कि सोसाइटी में मंगेतर समझे जा रहे हैं आप। जी हाँ, इसको भी आप कुछ भी कहें, मगर मैं वो नहीं जो आप समझ रही हैं। आप इसे क्यों समझ रहे हैं? आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप नील के लिए कुछ बन सकते हैं। इसको भी मेरे सीने में भी तो आखिर एक दिल है, मैं भी तो आखिर एक इंसान हूँ। बाप रे बाप, क्या तुम्हारे दिल में कुछ होने लगा है? तुम्हारे सीने में दिल हरगिज नहीं होना चाहिए। ये दिल कैसे पैदा हो गया तुम्हारे सीने में? भाई कमाल करती हैं आप। एक खूबसूरत लड़की मोहब्बत छिड़क कर इश्क बगाड़े और अपने सामने लगावट की बातें करे और मेरे दिल में कुछ हो भी ना। भाई कमाल करती हैं आप। भाई मिस्टर तुम बेईमान। अगर नील मैडम को ये खबर हो गई तो मुर्गा बना देना। अपनी वोट और आवाज कराओ। ये साहब जल्दी से पर ये साहब याद किया। क्या कोई आए? हाँ कुछ लोग आए हैं। अब आप चलिए पता करते चाय बैठ कर लगेगी। चलो। अरे कर्नल साहब, आइए तशरीफ रखिए। तुमको तो मालूम है कि मुझसे ज्यादा असलम काफी लोग हैं। तुमने जो है तुम मुझको गायब कर रखा है। इस बात का इत्मीनान करो कि तुमने जो लाल जड़े हैं वो मैं हरगिज नहीं तोड़ूंगा। मैं खुद हैरान नहीं हो करेगा। अजीब मनमौजी आदमी, निहायत सख्त किस्म के आर्टिस्ट। अगर किसी फूल की खुशरंगी ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया तो घंटों उसी में खो रहे। ये भी खबर कोई बात ना खाना ना मेहमान गुजारिश। अरे भाई हम उनसे मिलने आए हैं तो वो जो है कि कहीं और ही गायब। ये रफी को जला दिया है। कर्नल साहब की खिदमत में आदाब। कर्नल साहब बहादुर, मैं ना कहता था कि सबसे पहले आप भी पहुंचेंगे। वैसे नीर ये किस वक्त आया था? यही बस 10 या 15 मिनट में होगी। भाई फिर तो कोई बात नहीं।
हम लोगों को अंदेशा था कि शाम की चाय पीने कहीं लंच पर न पहुंच जाए। भाई बहुत पेशी किस्म के आदमी हैं। और हाँ, कहाँ है वो मेहमान खास? मेहमान खास या मेजबान? अरे भाई बैठिए तो सही। बस अभी आते ही होंगे। आप लोग बैठिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। असलम, कहाँ फिर रहे हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती फिर रही हूँ और तुम यहाँ। जी मैं तो यहीं था, बस इधर गार्डन में टहल रहा था। कर्नल शेख रफीक जरा समझ के तुम कुछ नहीं कहते। चलिए मैं हाजिर हूँ। आप देखना नहीं चाहती, दूसरों को दिखाना चाहती हैं। मैं आपका निहायती बेतकल्लुफ दोस्त हूँ। गोया आपका ख्याल ये है कि दरअसल असलम सबको बेवकूफ बना रहा है। भाई मुमकिन है वो बेवकूफ न बना रहा हो, शायद मीर बेवकूफ खुद बन रही हो। देखिए, दो बातों की एक बात यह है कि तालीम और तरबियत वो सब कुछ किसी को नहीं सिखा सकती जो यकीन सीख गया। लो, शायद वो लोग आ रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि साहब किसी फूल की खुशरंगी में गुम होंगे। अरे भाई तशरीफ लाइए साहब, तारुफ की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम सब पहले से ही मिल चुके हैं। शुक्रिया, आपके हाजिर होने का शुक्रिया। हाँ, न्याज हासिल हो चुका। मुझे तो हजरात में तशरीफ लाने की खबर ना हुई। खबर उन्हें होती है जो बाखबर हो। भाई माफ कीजिएगा, ये जसारत को आपके मुताबिक ये तो है बड़ा शाराना मिजाज पाया है। और सुबह ये है कि आप कुछ कहते भी हो। कौन ये? अरे इन्हें तो शेर व शायरी से इस कदर नफरत है कि मैं क्या करूं? ये क्या बात हुई असलम साहब? जरा वजाहत फरमाए। इनका मतलब ये है कि अरे भाई हम पूछ असलम साहब से रहे हैं, बीच में बोल नहीं है आप। जी हाँ, गोया असलम साहब की तर्जुमाने खास है आप। असलम साहब आप खुद बताएं। भाई मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं शेर नहीं कहता। आइए असलम साहब कहाँ रह गए? आइए मधुर साहब, कैसे हैं आप? आइए। क्या? भाई बहुत तो असलम साहब, अब आपसे दीदार से बातें होंगी। गुड। भाई पार्टी में तो बहुत मजा आ गया और आपके मुतालिक मुझे जानने की बहुत तमन्ना है। और हाँ, अगली मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी। अच्छा, तो इजाजत दीजिए। अरे आप लोगों ने कुछ खाया? जी जी। आइए, इजाजत। आइए कर। अब बातें होंगी जरा मजेदार। तमाम मेहमान की रुखसत हो चुके थे, अब तो सिर्फ आपने ही बाकी रह गए। अरे भाई शुक्रिया आपका कर्नल साहब, आपने मुझको अपनों में समझा। जी हाँ, मगर जो अपने होते हैं वो शुक्रिया अदा नहीं करते। मगर वो बेचारे की क्या करें, तबीयत कैसी की गई है? भाई असलम साहब, मेरा तकल्लुफ़ी माफ। आपको चाय पे बुलाने और तनख्वाह बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपका वजूद हम सब के लिए मुअम्मा बना हुआ है। मुझको, इन खातून मोहतरम को और इन हज़रात को आपके मुताबिक को सब कुछ मालूम है कि भाई आप किन हालात में जी के यहाँ लाए गए। और हमें ये भी मालूम है कि तालीम व तरबियत से आपकी यहाँ क्या-क्या प्रॉपर्टी है। अरे भाई मधुर साहब, अब आपको जो कुछ भी मेरे बारे में मालूम हो आप भी फरमा दें। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मीर ने आपको समझने में अहम खाना धोखा खाया है। मैं समझा नहीं, आपका ओके से क्या मतलब है? असलम साहब, हर किसी को नीर ना समझे और हर किसी के पास अक्ल की इतनी कमी नहीं कि
आपकी इस नाकिस अदाकारी पर ईमान नहीं बैठेगा। आप हम जैसे नजरबाजों से अब जीत ना सकेंगे। भाई मसूद साहब, मेरे ख्याल से आप शायद किसी गलतफहमी के शिकार हैं। देखिए, अगर आप हम पर भरोसा करें तो हम आपके इस पूरे एहतराम का पूरा एतबार करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे यकीन है कि मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे यह एतबार पहले ही है। आपके मौसिन और नीर के वालिद खान बहादुर मुमताज हुसैन साहब, जो के बाद में नवाब शुजाउद्दौला के नाम से एक बड़ी जागीर के मालिक बन गए थे। क्या आपको पता है? दरअसल वो बहुत बड़े कासिद थे। कासिम, नवाब मुमताज कासिम। जी हाँ, कासिद। और अब मेरे इन सख्त अल्फाजों पर बुरा भी ना माने। दरअसल वो कासिद ही नहीं बल्कि वो खूनी भी थे। खूनी? ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, वो मेरे मकबूल आबाद बाप के कासिद थे और उन्होंने इस जागीर को पाने के लिए मेरे बाप की सारी दौलत हड़प ली। मगर उन्होंने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद की थी मेरे बाप के जाने के बाद और इस दौलत पर सारा कब्जा कर लिया था। लेकिन मेरी माँ के पास कोई भी सबूत नहीं था कि वो उनके इस दावे को झूठा साबित कर सके। ये अजीब बातें सुना रहे हैं आप। चुनाव एक रात मैंने तय कर लिया कि उन गाजिबों से बदला लूंगा और नवाब मुमताजुद्दौला की हवेली में जाकर उनकी तिजोरी से वो कागजात चुराने के लिए दाखिल हो गया। मगर मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सका और चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। और जेल जाने के बाद मुझे पता लगा कि नवाब मुमताजुद्दौला भी खुदा के दरबार में हासिल हो चुके हैं। मगर कहकर ये चुप क्यों हो गए? इस मगर में ही तो सारे राज छुपे हैं असलम मियां। इसके बाद मगर के वाक़या के बाद सारे वाक़या हसीन हो जाएंगे। ये तो वाकई अजीब बात है। अच्छा, तो एक बात बताइए, मीर के घर पहुंचने के बाद तो आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते थे, है ना? जी हाँ बिल्कुल, मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। इसलिए मैंने रूप ये अख्तियार किया था कि किसी किस्म का शुबा ना हो सके नीर को। हमें आपसे पहले की हमदर्दी ना जितनी आप रह सकें। मुझे आपसे हमदर्दी लेकिन मगर के वाक वाले वाक़या से ये हसीन उड़ जाएगी। बस मुझे डर लगता है कि भाई मालूम तो हो कि बात क्या है। मैं नीर के यहाँ पूरे इंतकामी जज्बे के साथ आया था और ये तय कर लिया था कि बल्कि गाजिबों से बदला लूंगा, ना कि जागीर के कागजात हासिल करूंगा। मगर मुझे ये खबर नहीं थी कि नीर मुझे दरअसल किसी को जलाने के लिए मुझसे एक ईंधन का काम दे रही। आपको ये सब मालूम है, तो ये भी मालूम है कि मीर तो आपकी तरफ जा ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्यों खामखा आप ये कह रहे हैं? जी हाँ दरअसल बहन, आप जितनी मासूम है उतनी बोली। तख्ता जुल्म ये कहता है कि जब मुश्किलात और मुमकिनात के पहाड़ रास्ता रोककर खड़े हो जाए तब इंसान को खुद मजबूरन कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। भाई साहब, आपके हालात से सुनकर मामला बड़ी हमदर्दी होती है। आपके साथ एक शख्स बेजाने कहाँ से आ गया और सबसे नींद अपनी मजलूमा हिमाकतों का शिकार बनी। इसे मार मार कर एक दफाना सिर्फ को सिर्फ तस्वीर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पहले आपसे इतनी हमदर्दी ना जितनी अब है, मगर आप पत्थर से पसीने की तवक्को पान बैठे हैं असलम। मेरी राय ये है कि आप लोग मेरा मौजूद होना जाहिर करके नीर से ये कहिए कि मैं आपकी ताब न लाकर इस पार्टी से चला गया। हाँ, ये ठीक है। नीर को अपनी कामयाबी में जरा खुश हो रहे हैं। उससे उसको ये यकीन आ जाएगा उसे जिस मकसद के लिए पापड़ दे रहे हैं तो पूरा मकसद पूरा हो रहा है। मगर शेख साहब, तिकला सिर्फ इनके बयान से काम ना चलेगा। इसके साथ आपको भी जाना पड़ेगा उस बयान की तस्लीम के लिए और फिर नीर पर ये बात जाहिर करनी पड़ेगी कि मात्र असलम मियां की वजह से मेरे और आपके ताल्लुकात खत्म हो गए। जी हाँ, मैं इन्हीं को बड़ी सादगी से बयान दूंगा कि मदूद नामी नाम के एक साहब मिले थे जो कर्नल साहब से कुछ इस तरह लड़े और फिर महफिल से रुस्वा होकर चले गए। अब मेरा विचार ये है कि इनकी तरफ से अगर नीर को वारिसी हाथ न लगे तो नीर की इस्लाह भी नामुमकिन है। बल्कि वो जनाब की तरफ से मायूस न हो, हमारे असलम मियाँ की दाल बन ना सके। फिलहाल इसलिए क्योंकि अभी तो कुछ और सोचने और समझने को तो तैयार ही हूँ। भाई बहुत अच्छा, मैं इसकी कोई तरकीब नहीं करता, मगर इसके लिए मुझे तलब से मशवरे की जरूरत है।
एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। बिल्कुल, बड़े तकल्लुफ से बात कर रहे हो। आगे हिस्सा क्या है? मैं तो ये कहने आया कि जिस डाली पर कोई बैठा हो उसे काटना नहीं चाहिए। मैं तो इसी का कायल हूँ कि जिस हांडी में खाए उसमें छेड़ ना करें। मैं समझा नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? बीवी साहिबा का जो हाल है वो मुझसे देखा नहीं जाता और मैं जानता हूँ कि इसकी वजह आप हैं। और मेरा ये हाल भला तुमसे देखा जा रहा है, जो तुम्हारी बीवी जी की वजह से है। काका माँ, आपकी हालत ना बच्ची जैसी है, जान के लिए रुके। मिस रूबी, ये जिद उस जाल ने खुद पैदा कराई है। हाँ मैं जानता हूँ ये उनकी गलती थी। उनकी सबसे पहली गलती ये थी कि वो मसूद मियाँ को गलत समझ बैठी और दूसरी गलती ये थी कि जब वो मसूद मियाँ को समझी तो उनके जैसा हीरा आदमी को खाली समझ बैठी और उनको अपने घर से चले जाने दिया। और तीसरी गलती ये थी कि वो मसूद मियाँ को जलाने के लिए आपको लेकर आई। और उनकी आखिरी गलती ये थी कि उन्होंने उस वक्त मुझे अपना बनाया जब मेरा दिल बिल्कुल सुनसान था। वो मुझे सबके सामने किसी को देना ही ना चाहती थी और मेरे दिल में ये ख्याल पैदा किया मिस रूबी, आप बात सुनिए मेरी, कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा किया कि मैं उनके सिवा किसी को अपना भी ना सकूं। हाँ, मगर ये सब हालत आपके कैसे हुए? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इनसे एक बात पूछ लूं? क्या तुम असगर मियां को जानते हो, जो खान बहादुर साहब के नाम से बहुत बड़े दोस्त थे उनके? आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं भी समझता था कि उनको जानने वाली सिर्फ मैं ही हुई है। बड़ी खिदमत की थी मैंने उनकी। तो तुम्हें शायद ये भी मालूम हो कि उन्हीं खान बहादुर साहब ने उन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाया था। हाँ मुझे मालूम है, मगर अभी बातों से क्या है हासिल? पैसे के लिए क्या कुछ नहीं होता इस दुनिया में साहब। हाँ सही कह रहे हो, पैसे के लिए क्या कुछ नहीं होता। पैसे के लिए तो इतना कुछ होता है कि इस वक्त असल जागीर का मालिक ठीक तुम्हारे सामने मौजूद है। आप बनिया, मुझे पहले ही शुभा था कि ये सूरत देखी भारी लगती है। बचपन में कई मरतबा देखा था और जवानी में सिर्फ एक मरतबा जब आप नवाब साहब के जमाने में उनकी तिजोरी से अपने कागजात लेने आए थे और चोरी के इल्जाम में पकड़े गए थे। मगर कुछ नहीं, मैं चोरी के इल्जाम में जब पकड़ा गया तो मैं जेल से निकलकर मैंने ये तय कर लिया था कि नीर के घर में जाकर बल्कि गाजिबों से बदला लूंगा और ना कि उस जागीर के कागजात हासिल करूंगा। मगर नीर ने मेरे दिल में कुछ इस तरह पैदा किया ख्याल अपना कि उसके सिवा मुझे कुछ सोचता ही नहीं। नीर के दिए जो दिल में मेरी जगह बनी है वो एक सुनसान सा मेराना है। मेरे दिल में उसी का तस्वुर घूमता रहा है। गजब कर दिया अगर आपने भी। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो ऐसा क्यों होता? इतनी आप इज्जत बनवा चुके हैं, ये सब ना होता। आपको शायद मालूम नहीं कि खान बहादुर साहब अल्लाह बख्शे इसी घर में कितनी मुश्किलों से अपना दम तोड़ रहे थे। और एक मैं जो कि उस समय भी इतनी खिदमत की थी जब वो अपने हवास में नहीं रहते और उनका वो हाल। अगर ये सब आप पहले मुझे बता देते तो ये सब क्यों होता असलम साहब? कोई बात नहीं मेरा बाबू, बहरहाल अभी सवेरा है। हाँ, मैं आपके कागजात दूंगा, मैं आपको गवाही दूंगा, मैं गवाह बनूंगा और कहूंगा कि इस असल जायदाद के वारिस आप हैं। और मैं ये बताऊंगा कि आपके बाप के साथ नवाब मुमताज साहब ने क्या किया था, कैसे उन्हें पागल बनाया और क्यों कर उनकी दौलत हथियाई गई। मैं सारी पुरानी मेरी बात पूरी होनी थी। मैं सारी पुरानी बातें भूल गया हूँ और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो इस जागीर की मालिक है वो मेरी मालिका बने। फिर वही बात है असलम साहब, इस साहब का बच्चों सपोला ही होता है और उस सपोले से अमदद की उम्मीद ना रखें क्योंकि उसका तो ही शहर मालूम होता है। दूसरे में आपको खेत से मसूद मियाँ की दीवानी है। मसूद मियाँ, अल्लाह बचाए उस आदमी को, फरिश्ता है वो आदमी, फरिश्ता। और अगर आप मेरी बात माने तो मैं तो कहता हूँ अपना रास्ता बना लीजिए मसूद मियाँ को। मैं मसूद साहब से मिल चुका हूँ और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मसूद साहब मेरे रास्ता है, मैं उन्हें सब कुछ बता चुका हूँ। और मिस रूबी, अब आप जो कहना चाहे कह सकती हैं और आप भी मेरी रास्ता है। जी हाँ, मैं भी आपके साथ हूँ।
चाहिए कभी अपने जीने के वास्ते। ये सितारे चांद ये कहे कशम सभी मेरी नज़रों में भूल है। ये सितारे चांद ये कहे कशम सभी मेरी नज़रों में भूल है। तेरी सादगी में जो हुस्न है, तेरी सादगी में जो हुस्न है, वही सादगी मुझे चाहिए कभी अपने जीने के वास्ते। वही हम सफर वही आशना वही जिंदगी वही जाने को। वही हम सफर वही आशना वही जिंदगी वही जाने जा। वही जिंदगी है खफा खफा, वही जिंदगी है खफा खफा। मेरी जिंदगी मुझे चाहिए कभी अपने जीने के वास्ते। मैं शम्मा भी कोई जलाऊं क्यों, मेरा चांद तो मेरे पास है। मैं शम्मा भी कोई जलाऊं क्यों, मेरा चांद तो मेरे पास है। मेरे शब्द में जो नूर है, मेरे शब्द में जो नूर है, यही रोशनी मुझे चाहिए कभी अपने जीने के वास्ते।
सब कुछ आपके नाम कर दिया। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। ये सब कुछ मैंने आपके नाम कर दिया। अब क्या? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, आप कहीं जाएगा, मैं सब कुछ जानता था, बस मैं तो सिर्फ घूमना चाह रहा था। अब आप जो भी समझिए, पर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। अरे मसूद साहब कहाँ है आप? आइए, फौरन आइए। कहाँ है कहाँ? अरे गजब हो गया, नींद घर छोड़ के जा रही है। आइए, फौरन आइए मसूद साहब, आइए। अरे मसूद साहब, आइए, नहीं तो गजब हो जाएगा। ये घर छोड़ के जा रही है। अरे मसूद साहब जल्दी आइए। अब ये घर ही सारी जायदाद आपका। अब मैं इस घर से जा रही हूँ। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। मसूद साहब आइए जल्दी। नहीं, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस घर का दामाद बनने को तैयार हूँ। यानी आप मुझसे शादी करके इस घर के दामाद बनना चाहते हैं? यह तो तुम चाहती थी नानी। वाह, मतलब आप मोहब्बत करें तलब से और शादी करें मुझसे? असलम साहब, मैं आपको आपके इस मकसद में कामयाब नहीं हुई हूँ। ये घर इनका है और अब ये घर इन्हीं का रहे। मैं आपको आपके इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। आप उस तरह से मोहब्बत करते हैं ना, और उसी से शादी करना चाहते हैं ना, तो आप उसी से शादी करिए। आपको आपकी मोहब्बत मुबारक है। कहाँ है आपकी मोहब्बत? तलब भी यही चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तलब अब आपको आपकी मोहब्बत मिल चुकी है। मेरे मरहूम वालिद ने जो गलती की, अब मैं उसका कुफारा अदा करना चाहती हूँ। अब मैं ये सारी जायदाद, ये सारा घर, ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। ना मुझे मेरे वालिद का प्यार मिल सका, ना मुझे मेरी माँ की मोहब्बत मिल सकी, और ना मुझे वो मोहब्बत मिल सकी। मसूद साहब समझाइए इनको। इसलिए समझाइए उनको, ये घर इन्हीं का है और इन्हीं का ही रहेगा। हम सब यही चाहते हैं कि आप इस घर को छोड़कर ना जाएं। हाँ बीबी साहिबा, हम सब यही चाहते हैं कि आप इस घर को छोड़कर मत जाएं। हम आपको इस घर को छोड़कर जाने नहीं देंगे। मत जाऊंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप तो आ गए, पर आपकी वो मोहब्बत, आपकी वो तलब कहाँ है? इसके लिए आप मुझे छोड़ के गए थे। वो भी यही चाहती है कि मैं जाने भी लूं। नहीं, अब मेरा इस घर पर कोई हक नहीं। अब मेरा इस जायदाद पर कोई हक नहीं। आप सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से शादी कर लें, उससे निकाह कर लें। तो आप और आप लोग भी उसी से निकाह कर लेना चाहते हैं। मैं तुम्हारी खुशी के लिए तलब से शादी करने को तैयार हूँ, पर तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। कोई नहीं चाहता कि तुम इस घर को छोड़कर जाओ। क्या हम लोग साथ नहीं रह सकते? अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। इस जायदाद पर जितना मेरा है उतना ही आपका। अब मुझे जाने ही दो। आ गई तुम्हारी मोहब्बत, आ गई तुम्हारी तलब, आ गई तुम्हारी मोहब्बत। दुल्हन की जोड़ी में तैयार होकर आई है, तो तुम इसे छोड़कर मुझसे शादी कैसे कर सकते? मैं तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कामयाब नहीं हो
आपको कहीं जाने नहीं देखो छोड़ के नहीं जा सकते देंगे। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अब तो बता दीजिए कि क्या ख्याल है मेरे बारे में। रफ्ता रफ्ता प्रोग्राम अपने अख्ताम की जानिब बढ़ गया और हम सब बैठे यहाँ पर उस प्रोग्राम का हिस्सा रहे, तो हम उन तमाम हिस्सादारान की और हमारे अदाकारों की तरफ से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने दिलों को थाम कर अपना कीमती वक्त हमें दिया और हम सब के साथ यहाँ पर जमे रहे। तो सबसे पहले आइए मैं चलता हूँ कि आपको उन अदाकारों, उन किरदारों से भी सामना कराऊं जिन्होंने यहाँ पर अपने किरदार बखूबी अंजाम दिया। तो सबसे पहले जिन्होंने नवाब मुमताज़ुद्दौला का किरदार अदा किया वो हैं राहुल मिश्रा। आप सब उनका इस्तेमाल करिए, अपनी तालियों से, भरपूर तालियों से उनका इस्तेमाल करिए। जेके पवार, आशीष सिंह, मीर फरहीन अंसारी, मसूद सनी वर्मा, जयदीप रवि सिंह, शुभम श्रीवास्तव, मिस रूबी भैरवी जायसवाल, ऋचा यादव, बैरा मुंशी नौकर, अभिषेक कुमार पाल, जमील नौकर, अमन कुमार, मुंशी अंकल डॉक्टर प्रदीप सक्सेना, कर्नल शेख साहब अभिनव मौर्य, रफीक साहब अभिषेक कुमार वर्मा, आपसे दरखास्त है कि इन तमाम अदाकारों की हौसला अफजाई करिए अपनी भरपूर तालियों के साथ। अब मैं उन अदाकारों, उन कलाकारों का भी नाम बताता चलूं जिन्होंने स्टेज के सामने तो अपनी अदाकारी नहीं दिखाई, लेकिन मंच के परे जरूर अपनी अदाकारी दिखाई है, जिनमें शामिल हैं मेकअप में विजय कुमार, कॉस्ट्यूम प्रोडक्शन में आजाद थिएटर लखनऊ, जिसकी जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, और मंच सामग्री में भानु प्रताप सिंह, राजा सिंह, विपिन प्रताप राव, हरिओम वर्मा, अभिषेक कुमार पाल, स्टेज डिजाइनिंग में मोहम्मद फुजैल साहब, गजल गायक शाहिद खान, गजल म्यूजिक डायरेक्टर केवल कुमार, स्टेज मैनेजमेंट प्रचार प्रसार श्रेयस जायसवाल, म्यूजिक धीरेन्द्र कुमार, रिहर्सल इंचार्ज अभिनव मौर्य, वीडियो फोटो स्टेज कृष्णा प्रतिमन, उद्योषक MK अख्तर साहब, लाइट डिजाइनिंग मोहम्मद फुजैल,
सह निर्देशन सलीम वर्मा, मूल लेखक शौकत थानवी साहब, और एक नाम इसमें बाकी रह गया अनुराग मूर्ति साहब का। अब मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों से जो हौसला अफजाई हुई है, साथ ही साथ मैं उनको सर्टिफिकेट देकर भी उनकी हौसला अफजाई की जाए, जिसके लिए मैं राज शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए, और ऋषि राम भट्ट साहब से अभिनय की पराकाष्ठा होती है। अभिनय कितना महत्वपूर्ण है और किस स्तर का है, इसका उदाहरण इससे अच्छा मैं नहीं दे सकता। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए हैं, और लोग इसी तरह से अभिनय करें, और हम लोग निश्चित रूप से पार्टिसिपेट होते रहेंगे, हर सूचना पे आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर हमारे तमाम अदाकारों की हौसला अफजाई की और उनके लिए एप्रिसिएशन वर्ड्स दिए। आप सभी लोगों को यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे कमाल भाई वाकई कमाले ही है, सामने बैठे हुए हैं। इनको मैं बहुत गहराई से जानता हूँ, और इनके इस मेहनत को मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। यह अंग्रेजी का शब्द मैं बोल गया, लखनऊ से भी बोलना नहीं चाहिए। चलिए हम मजाज साहब की एक शेर से शुरू करते हैं अपनी बात। रूदादे गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते और क्यों कहते, एक हरफ न निकला ओठों से और आंख में आंसू आ भी गए। उस कैफो महफिल मस्ती में, उस अंजुमने इरफानी में, सब जाम बकब बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। देखिए, ये सभी लोग जो यहाँ पर खड़े हुए 15 जो कैरेक्टर्स हैं, जो अदाकारी की है यहाँ पर, थोड़ा स्टेज पर कठिनाई होती है। फिल्मों में ये होता रिटेक है, लेकिन इसमें रिटेक नहीं होता। और नौजवान कलाकार हैं और स्टेज पर आना जाना ये जो है लगा है। इधर तो बीच में कोरोना पीरियड था, इस कारण से सब कुछ तो डिस्टर्ब हो गया था, सब कुछ जो है डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन आप सभी लोग यहाँ पर हिम्मत करके आते हैं। हमें सबसे ज़्यादा आप लोगों से उम्मीद है, और आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप लोग हर नाटक में कोशिश ये करें, हर स्टेज प्ले में पार्टिसिपेशन अपना सुनिश्चित करें, क्योंकि इससे इनको सबको भी एक राह मिलेगी और हमें समाज में बैठने का, उठने का, समाज में मिलने का, समाज को समझने का। आज का दौर इतना बदल चुका है कि उसमें जो है समाज में थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी जगह ढूंढने के लिए हमें समाज को समझना पड़ रहा है। हमारा आज़ादी का इस वक्त अमृत महोत्सव चल रहा है। 75 साल पूरे हो गए हैं। इसमें हम रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता आपके सामने 4 लाइन की कह रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ, ये आपका मैंने डिस्टर्बेंस किया है, लेकिन ये सुनाना बहुत जरूरी हो गया है। आज़ादी तो मिल गई, मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा। जुगाएगा का मतलब आप समझ गए होंगे कि कैसे से आ जाएगा। मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच ना तो खा जाएगा। आज़ादी रोटी नहीं, मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं।
दिनकर साहब आगे कह रहे हैं, हो रहे खड़े आजादी को हर ओर दगा देने वाले, पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले, इनके जादू का जोर भला कब तक बुभुक्ष सह सकता है। बुभुक्ष मतलब जैसे मिलेट्स टाइप के जो गरीब लोग दिखते हैं जिस तरीके से। आशीष सिंह, फरहीन अंसारी, सनी वर्मा, ऋचा यादव, रवि सिंह, शुभम श्रीवास्तव, भैरवी जायसवाल, पवन कुमार, अभिनव मौर्य, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना, अभिषेक कुमार वर्मा, विजय कुमार, धीरेन्द्र कुमार, सनी वर्मा, आशुतोष तिवारी, राजा सिंह, भानु प्रताप सिंह, हरिओम वर्मा, विपिन प्रताप राव, सनी वर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर, आशुतोष तिवारी, धीरेन्द्र कुमार, म्यूजिक डायरेक्टर, अनुराग मूर्ति, बैक स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आप तमाम सामीन का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम सब के साथ यहाँ पर हौसला बनाए रखा, हमारे किरदारों का भी और बैक स्टेज पर रहने वाले लोगों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।